नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे वर्ण विचार। वर्ण विचार क्या है इसके बारे में वीडियो मैं एक बना चुकी हूँ। आज ये क्लास संख्या 2 है, तो पहले का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहां से कर सकते हैं। आइए आज आगे देखते हैं। देखिए हम क्या करेंगे, वर्ण के भेद। वर्ण के भेद कितने हैं? 2 भेद हैं इसके, एक स्वर और दूसरा क्या है, व्यंजन। सबसे पहले बात करते हैं स्वर की। जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय हवा बिना किसी रुकावट के निकलती है वे क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ आदि। हिंदी में जो स्वर वर्णों की संख्या है वो कितनी है? 11 है। ये आप जरूर ध्यान में रखें। अब स्वरों के भेदों की अगर बात करें कि स्वरों के भेद कितने हैं, देखिए स्वरों के भेद करने के लिए इसमें उच्चारण में जो समय लगता है और उच्चारण वर्ण का जो स्थान है, होठों की आकृति है, जीवा या जीभ की जो स्थिति है तथा मुखाकृति आदि के आधार पर निम्नलिखित भेद किए जा सकते हैं। जिसमें सबसे पहला क्या है, उच्चारण समय, यानी हम उसको बोलने में कितना वक्त लगाते हैं। तो उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर या उच्चारण काल अथवा मात्रा काल यानी उसको बोलने में जो समय लगता है उसकी दृष्टि से स्वरों के 3 भेद होते हैं। पहला क्या है, ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुत स्वर। देखिए ह्रस्व स्वर की अगर बात करें तो जिन स्वरों को, जैसे स्पष्ट है नाम से ही, ह्रस्व यानी छोटा, कम, जिन स्वरों को सबसे कम समय यानी एक मात्रा में उच्चरित किया जाता है यानी बोला जाता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहते हैं, ये भी आप ध्यान में रखें। मूल स्वर किसे कहते हैं? ह्रस्व स्वर को। इनकी संख्या कितनी है? 4 है। इन्हें एक मात्रिक तथा लघु स्वर भी कहते हैं। जैसे संख्या में 4 है, वो 4 कौन कौन से हैं? अ, ई, उ और री, ये संख्या में 4 है। देखिए वर्तमान समय में जो री ऋषि वाला है इसका प्रयोग कम होता जा रहा है और इसके लिए इसके स्थान पर री का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन फिर भी बहुत सारी जगह री अपना स्थान बनाए हुए हैं। जैसे हम लिखते हैं तृष्णा, तो यहाँ पर भी कौन सा री आ रहा है? री ऋषि वाला जो हम इस्तेमाल करते हैं वही आ रहा है। तो यहाँ पर इसको हम संख्या में गिनेंगे कि ये 4 जो है इनमें री ऋषि का भी स्थान है, तो ये आप ध्यान में रखें। दीर्घ स्वर की अगर बात करें, पहला कौन सा था? ह्रस्व। दूसरा भेद क्या है? दीर्घ स्वर। जिन स्वरों को बोलने में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये स्वर कौन से हैं? आ, ई, उ, ए, ओ, औ। इनकी संख्या कितनी है? 7 है। ये स्वर मात्र ह्रस्व स्वरों के दीर्घ रूप ही नहीं है, बल्कि ये अपने आप में स्वतंत्र ध्वनियां भी हैं। इन्हें द्विमात्रिक तथा गुरु स्वर भी कहते हैं। गुरु यानी बड़ा स्वर भी कहते हैं। तीसरा भेद क्या है? प्लुत स्वर। देखिए प्लुत शब्द का प्रयोग जो है उसका अर्थ क्या है? उछलता हुआ। प्लुत शब्द का अर्थ क्या है? उछलता हुआ, यानी जब हम उच्चारण करते हैं तो इसमें जो वर्ण है वो उछलता है। जब हम इसको उच्चरित करेंगे तो हमारी जीभ इसमें उछलती है। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है यानी 3 गुना ज्यादा समय लगता है, उसे क्या कहेंगे? प्लुत स्वर। इसका कोई चिन्ह नहीं है, इसके लिए हिंदी का जो 3 अंक है वो लगाया जाता है। जैसे हम ओम का उच्चारण करते हैं तो ये एक लंबा जाता है, ओम। तो जब ये ध्वनि जाती है तो इसमें जीभ हल्की हल्की उछलती है और बीच में 3 का अंक है जो इस ध्वनि को लंबा यानी तिगुना करता है, समय तिगुना इसमें लगाता है, 3 का अंक इसमें शामिल करते हैं। वैसे देखा जाए तो हिंदी में प्लुत स्वर का प्रयोग नहीं के बराबर है, लेकिन वैदिक भाषा में प्लुत स्वर का प्रयोग अधिक हुआ है। और ये भी ध्यान में रखें कि इसे त्रिमात्रिक यानी 3 मात्रा का समय लगता है, इसीलिए 3 मात्रिक स्वर भी इसे कहते हैं। तो अगला कौन सा है? पहला जो हमने किया इसका भेद वो क्या था? उच्चारण में जो समय लगता है उसके आधार पर। अगला क्या है? होठों की आकृति के आधार पर। देखिए स्वरों को होठों की आकृति के आधार पर 2 वर्गों में बांटा गया है, अवृत्ताकार और वृत्ताकार। अवृत्ताकार से तात्पर्य क्या है? जब होठ
थोड़े से फैले हुए होते हैं। और वृत्ताकार से तात्पर्य क्या है? जब होठ कुछ गोलाई लिए होते हैं, यानी जब बोलते हैं तो होठ गोलाई में होते हैं। तो अवृत्ताकार को अवर्तुलाकार भी कहा जाता है। जिन स्वरों के उच्चारण में होठ यानी ओष्ठ वृत्ताकार न होकर फैले रहते हैं उन्हें अवृत्ताकार स्वर अथवा अवृतमुखी भी कहते हैं। इन्हें अवर्तुलाकार भी कहते हैं। ये कौन कौन से हैं? ए, आ, ई, ए, ऐ। जब हम इसको उच्चारित करते हैं तो आप खुद अनुभव करेंगे कि जो हमारे होठ हैं वो थोड़े से फैले हुए रहते हैं, गोलाई में नहीं होते। उसके बाद दूसरा क्या है? वृत्ताकार। जिन स्वरों के उच्चारण में होठ या ओष्ठ वृत्ताकार यानी गोल होते हैं उन्हें वृत्ताकार अथवा वृत्तमुखी भी कहते हैं। जैसे उ, ओ, औ। ओ जो है ये अंग्रेजी भाषा से लिया गया है और बहुत सारे जो शब्द हम लिखते हैं उसमें इसका हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम कॉलेज लिखते हैं तो उसमें कॉलेज, तो हम इसका चिन्ह क्या है? इसका जो चिन्ह है वो है, इस चिन्ह से इसको पहचान है इसकी। तो ये अपने आप में अलग है वर्ण, इसको अंग्रेजी भाषा से लिया गया है, ये आप ध्यान में रखें। अंग्रेजी भाषा के प्रभाव से ये हिंदी में इसका इस्तेमाल शुरू हुआ है। अगला क्या है? उच्चारण स्थान के आधार पर। देखिए, पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों के दो भेद किए गए हैं। पहला है अनुनासिक स्वर और दूसरा है निर्नुनासिक स्वर। अनुनासिक स्वर कौन से होते हैं? इन स्वरों के उच्चारण में ध्वनि जो है वो मुख के साथ साथ नासिका द्वार से भी निकलती है, यानी नाक से और मुंह से दोनों जगह से ध्वनि आती है। अनुनासिकता को प्रकट करने के लिए शिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। शिरोरेखा के ऊपर हम क्या लगाते हैं? चंद्र बिंदु लगाते हैं। परंतु जब शिरोरेखा के ऊपर स्वर की मात्रा भी लगी हो तो सुविधा के लिए चंद्र बिंदु की जगह मात्र बिंदु, जैसे यहां भी मात्रा के साथ चंद्र बिंदु नहीं है बल्कि बिंदु लगाया गया है। जैसे कहीं, मैं, है, आंखें आदि जो शब्द है उसमें चंद्र बिंदु के स्थान पर केवल बिंदु लगा दिया गया है। क्यों? क्योंकि उसके साथ साथ मात्रा का भी प्रयोग हो रहा है। तो इन्हें सानुनासिक स्वर भी कहा जाता है। दूसरा कौन सा है? निर्नुनासिक। वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय ध्वनि केवल मुख से बाहर निकलती है, यानी नाक से, निर्नुनासिक बिना नाक से केवल मुख से ध्वनि निकलती है, उन्हें निर्नुनासिक कहते हैं। इन्हें अनुनासिक अथवा मौखिक स्वर भी कहा जाता है। तो ये आप ध्यान में रखें कि इसके कितने भेद हैं? दो भेद हैं। किसने माने हैं? पंडित कामता प्रसाद गुरु ने माने हैं। अगला क्या है? जीवा या जीव की स्थिति के आधार पर। देखिए, जीवा की स्थिति के आधार पर स्वरों के तीन भेद हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। इसके लिए जीव को तीन भागों में बांट लिया गया है। मान लीजिए हमारी जीभ है, अग्र स्वर यानी जिसमें आगे का भाग काम करता है, मध्य स्वर और पश्च स्वर यानी जिसमें पीछे का भाग जीभ का काम करता है, जहां से पीछे के जीभ का हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसके आधार पर अग्र स्वर कौन से हैं? वो है ई, ए, ऐ। मध्य स्वर केवल एक है, अ। पश्च स्वर उ, ओ, औ, आ, ओ आदि जो है ये कौन से स्वर है? पश्च स्वर है, यानी जीभ के पीछे का भाग कार्य करता है। मुख विवर में जीवा के ऊपर उठने की स्थितियों के आधार बनाकर इसके भेद किए गए हैं। उन्हें स्थानगत भेद भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जीभ के स्थान के आधार पर है। सबसे पहले अग्र स्वर है, जीवा के अग्र भाग से उच्चारित होने के कारण इन्हें क्या कहेंगे? अग्र स्वर। जैसे कि ये कितने हैं संख्या में? 4, ई, ए, ऐ। मध्य स्वर कौन सा है? जीवा के मध्य भाग से उच्चारित होने के कारण इन्हें क्या कहते हैं? मध्य स्वर। इस स्थिति में उच्चारित ध्वनि कौन सी है? वो है अ। संख्या में कितने हैं? 1 है। आगे क्या है? पश्च स्वर। जीवा के पश्च भाग से उच्चारित होने के कारण इन्हें पश्च स्वर कहते हैं। जैसे आ, उ, ओ, औ या औ। ये क्या है? पश्च स्वर। इसमें जीवा का पीछे का पश्च भाग काम करता है या वहां से इस स्वर का उच्चारण होता है। उसके बाद पांचवा इसका क्या है? मुखाकृति के आधार पर। देखिए, मुखाकृति के आधार पर यानी मुंह के खुलने के अनुसार स्वरों को 4 भागों में बांटा गया है।
पहला है विवृत, दूसरा है संवृत, तीसरा है अर्धविवृत और चौथा क्या है अर्धसंवृत। देखिए सबसे पहले बात करें विवृत। विवृत का अर्थ क्या है? अधिक खुला हुआ, यानी जिन स्वरों के उच्चारण में मुख अधिक खुला रहता है उसे क्या कहते हैं? विवृत स्वर। जैसे कि आ, तो आ का जब उच्चारण करते हैं तो मुख खुला रहता है। उसके बाद संवृत। संवृत का अर्थ है कम खुला हुआ, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख कम खुला रहता है उसे संवृत कहते हैं। जैसे ई, उ। तो ये क्या है? संवृत। यानी जब आप इनको बोलकर देखेंगे तो आप अनुभव करेंगे कि आ बोलते समय मुख अधिक खुला है और इनका वर्णों का उच्चारण जब करते हैं तो मुख कम खुला है। उसके बाद है अर्धविवृत। अर्धविवृत स्वरों में थोड़ा कम और अर्धसंवृत से थोड़ा अधिक मुख खुलने पर जिन स्वरों का उच्चारण होता है उन्हें अर्धविवृत कहते हैं। जैसे अ, ए, औ। तो ये कौन से हैं? जो अर्धसंवृत से थोड़ा सा अधिक मुख खुलता है इसमें। और ये कौन कौन से हैं? आ भी जो है वो इसी में यानी अर्धविवृत है। जो औ ध्वनि है वो भी अर्धविवृत है। उसके बाद आता है अर्धसंवृत। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख संवृत स्वर से थोड़ा अधिक खुला है। जैसे ए, ओ। संवृत कौन से थे? ई, उ। तो ये लेकिन इनसे थोड़ा सा ज्यादा खुलता है ए, ओ। तो ये कौन सा है? अर्धसंवृत है। ये संख्या में कितने हैं? 2 स्वर हैं। तो ये हमने जो किया ये 5 भागों में 5 आधार मानकर इनका वर्गीकरण किया गया है। पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार अगर देखें तो इन्होंने स्वरों के 2 भेद माने हैं, मूल स्वर और संधि स्वर। देखिए पेपर में कई बार पूछ लिया जाता है कि पंडित कामता प्रसाद गुरु ने स्वरों के कितने भेद माने हैं, इसलिए आपको ये ध्यान रखना जरूरी है। मूल स्वर और संधि स्वर। मूल स्वर जिन स्वरों की उत्पत्ति किन्हीं दूसरे स्वरों से नहीं होती उन्हें क्या कहते हैं? मूल स्वर या ह्रस्व स्वर। ये संख्या में कितने हैं? जैसा कि अभी हमने किया था 4 है। दूसरा है संधि स्वर। मूल स्वरों के मेल से बने हुए स्वर संधि स्वर कहलाते हैं। जो आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ। ये क्या है? संधि स्वर के 2 भेद इन्होंने किए हैं। एक तो दीर्घ स्वर और दूसरा क्या है? संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर में कौन से आते हैं? किसी एक मूल स्वर में उसी मूल स्वर के मिलान से जो स्वर उत्पन्न होता है उसे क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर। जैसे अ घन अ, तो क्या बन गया? आ। ई घन ई क्या बन गया? बड़ी ई। उ घन उ क्या बन गया? बड़ा उ। यानी समान जो स्वर है उनका मिलान करने से एक दीर्घ स्वर जो उत्पन्न होता है। उसके बाद है संयुक्त स्वर। विभिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होते हैं उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे अ और ई के मेल से ए बनता है, अ और उ के मेल से ओ बना, आ और ए के मेल से ऐ बना, आ और ओ के मेल से ओ बना। तो ये क्या है? स्वर अलग अलग हैं लेकिन इन दोनों के संयुक्त होने से एक अलग स्वर, एक अलग वर्ण हमें प्राप्त हो रहा है। तो ये क्या है? संयुक्त यानी मिलकर बना हुआ स्वर है। तो ये किसने माना है? कामता प्रसाद गुरु ने माना है। संधि स्वर के उन्होंने 2 भेद किए हैं, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। ये आप ध्यान में रखें। पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार उच्चारण के कालमान के अनुसार यानी मात्रा के समय के अनुसार स्वरों के 2 भेद हैं। एक तो लघु और दूसरा गुरु। लघु जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा लगती है उन्हें क्या कहते हैं? लघु स्वर। यानी काल यानी समय, एक मात्रा का समय लगता है यानी कम समय लगता है। जैसे शुरू के जो 4 हमने किए थे मूल स्वर जो हैं। गुरु स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जो 2 मात्राएं लगती है उन्हें क्या कहते हैं? गुरु स्वर, जो कि संधि स्वर भी हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये क्या है? गुरु स्वर है। सभी मूल स्वर लघु और सभी संधि स्वर क्या है? गुरु हैं। पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार जाति के अनुसार भी स्वरों के 2 भेद हैं, असवर्ण और सवर्ण। देखिए असवर्ण में यानी विजातीय अलग अलग जिन स्वरों के स्थान और प्रयत्न एक से नहीं होते यानी अलग अलग होते हैं वे असवर्ण कहलाते हैं। इन्हें विजातीय भी कहा जाता है। जैसे अ, ई, उ, अ, उ, ई, उ आदि। ये क्या है? समान नहीं है। सवर्ण या सजातीय समान स्थान, प्रयत्न
और उत्पन्न स्वरों को सवर्ण कहते हैं। यानी समान स्थान और प्रयत्न से जो उत्पन्न होते हैं उन स्वरों को सवर्ण कहते हैं। इन्हें सजातीय यानी एक जाति, एक जैसी जाति के भी कहा जाता है, जैसे ए, आ, ई, उ, ऊ आदि। तो ये क्या है? ये सजातीय या सवर्ण है। तो उम्मीद करती हूं कि जो हमारा स्वर के भेद क्या हैं, किसने किस प्रकार से इसका विभाजन किया है, कामता प्रसाद गुरु ने क्या इसमें अपना योगदान दिया है, उन्होंने किस प्रकार का विभाजन किया है, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत जल्द ही मैं व्यंजन को आधार बनाकर भी वीडियो डालूंगी, तो इसी तरह चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।